क्यों भर जाती है खून के ही रिश्तों में इतनी घृणा। चलिए आज की भावनात्मक कहानी हम इसी बात से शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। इस कहानी को हम शुरू करते हैं। उस दिन मेरे पिता की बरसी थी। मैं पिता के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। शायद मुझे अपने पिता से ही घृणा थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है, सत्य है। मैं घर से बिल्कुल ही कट गया था। वह मेरे पिता ही थे जिन्होंने मुझे घर से कट जाने के लिए मजबूर कर दिया था। नीरा से मेरा प्रेम विवाह हुआ था, मेरे बच्चे हुए, परंतु मैंने घर से उन अवसरों पर भी कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन मेरे पिता की पुण्यतिथि मनाने के लिए नीरा कुछ अधिक ही उत्साह से सब कुछ कर रही थी। मुझे लगता था कि शायद इस उत्साह के पीछे माँ है। मैं सुबह से ही तटस्थ सा सब कुछ देख रहा था। बाहर के कमरे में पिता की तस्वीर लग गई। फूलों की एक बड़ी सी माला भी झूल रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी देह में सहस्त्रों सुइयां चुभ रही है। नीरा मुझे हर बार समझाती थी, बड़े तो बड़े ही होते हैं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। पर कैसे कर पाऊं उस इंसान का सम्मान मैं? नीरा ने एक छोटा सा आयोजन कर रखा था, पंडित पुरोहितों का नहीं, स्वजन परिजनों का। सहसा मेरे कानों में नीरा का स्वर गूंजा, ये मेरी माँ है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ। बातें उड़ उड़ के मेरे कानों में पड़ रही थी। हंसी खुशी का कोलाहल गूंज रहा था। मैं माँ की सिकुड़ी सिमटी आकृति को देखता रहा। माँ कितनी सहजता से मेरी गृहस्थी में रच बस गई थी, जो मेरी अपनी सगी माँ नहीं थी, फिर भी माँ से भी बढ़ के थी। मैं नीरा की इच्छा जाने बगैर ही माँ को जबरन अपने साथ ले आया था। साथ क्या ले आया था, मुझे लाना पड़ा था। कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। राजू और रमेश विदेश में बस गए थे। पिता की मृत्यु पर वह शोक संवेदनाएं भेजकर निश्चिंत हो गए। रीना, इला और राधा आई थी। मैं श्राद्ध के दिन अकेला ही गांव पहुंचा था। नीरा नहीं आई थी। मैंने जोर भी नहीं दिया। शायद मैं नहीं चाहता था कि वो चाहे। जब मेरे हृदय में मृत पिता के लिए कोई स्नेही जैसी चीज है ही नहीं, तो नीरा के हृदय में उदासीनता समझी जा सकती है। मेरी दोनों बेटियां माँ के पास रह गई थीं। परिवार के दूसरे बच्चे भी सच्चाई को पहचान गए थे। लोगों की देखा देखी जब वह बहुत छोटी थी तो दादा दादी की बातें पूछा करती थी। मैं पता नहीं क्यों दादा दादी जैसे शब्दों के प्रति असहिष्णु हो गया था। और ये शब्द दादी मेरे मानस पटल पे दहशत से अधिक घृणा भी पैदा करता था। मेरे बचपन की एक दादी थी, किंतु कहानियों वाली, स्नेह देने वाली दादी नहीं थी। हुकूमत करने वाली दादी थी। मुझे ही नहीं, मेरी माँ को छोटी छोटी बात पे चिमटे से पीटने वाली दादी। मैं अब नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी माँ का क्या दोष था। मेरा घर मध्यम वर्गीय बिहारी घर था। सुबह होती कलह से, रात होती कलह से मेरे पिता का कायरपन मुझे बचपन से ही उद्दंड बनाता गया। मेरी एक परितक्त्या बुआ थी, अम्मा से भी बड़ी बुआ। हर मामले में हम लोगों से छोटी मानी जाती थी। खाने पहनने घूमने में उनका हिस्सा हम लोगों जैसा ही होता था, किंतु उनकी प्रतिस्पर्धा अम्मा से होती थी। स्वतंत्र सी वह हर चीज में अम्मा का अधिक से अधिक हिस्सा छीनने की कोशिश करती थी। बुआ दादी की शह पे कूदा करती थी। दादी और बुआ रानियों की तरह आराम से बैठी रहती। हुकूमत करना उनका अधिकार था। मेरी माँ दासी से भी गई बीती अवस्था में खटती रहती थी। पिताजी बिस्तर से उठते और सीधा दादी के पास चले जाते, और दादी ना जाने उनसे ऐसा क्या कह देती, क्या सुना देती कि पिताजी सुबह उठते ही अम्मा पे ही बरस पड़ते, यानी मेरी माँ पे। एक रोज अम्मा पे उठे पिता के हाथ को कसकर उमेटते हुए मैंने कहा था, खबरदार जो मेरी माँ पे हाथ उठाया। पहले तो पिता ठगे से रह गए, फिर एकाएक उबल पड़े, लेकिन मैं डरा नहीं था। अब तो हमारे घर का एक खुला अखाड़ा बन गया था। दादी मुझसे डरती थी। मेरे दिल में किसी के पके घाव को छूने सी वेदना दादी को देखने मात्र से होती। मैं दादी को देखना तक नहीं चाहता था। बचपन में सोचा करता कि बड़ा हो जाऊं, एक अच्छी नौकरी कर लूं, फिर अम्मा को अपने पास रख लूंगा। रहेंगी दादी और बुआ पिता के पास। उनका बढ़ता अंतराल मेरे अंतर मन में घृणा को और बढ़ाता गया। मेरी अम्मा कमजोर होकर टूटती चली गई। उस दिन वह घर स्नेह विहीन हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अम्मा सारे कामों को निपटा कर सो गई थी। राधा उनकी छाती से चिपटी दूध पी रही थी। मैं बगल के कमरे में पढ़ रहा था। फिर अचानक दादी चिल्लाते हुए हुक्म देती हैं, जरा चाय बनाना। लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। वैसे भी अम्मा तो कभी उत्तर दिया ही नहीं करती थी। 10 मिनट बाद दादी के स्वर में गर्मी बढ़ गई।
चाय जो नहीं मिली थी। दादी जाने क्या क्या बड़बड़ करती हुई आगे बढ़ रही थी। अम्मा की चुप्पी उनके क्रोध को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। भला सवेरे सवेरे कहीं सोया जाता है? कब से गला फाड़ रही हूँ एक कप चाय के लिए, मगर ये राज रानी है कि सोई पड़ी है। और फिर एक से बढ़कर एक कोसने का सिलसिला शुरू हो जाता। पढ़ाई छोड़कर मैं बाहर आया। अम्मा को झकझोरती दादी एकाएक चीख उठी। मैं दरवाजा पकड़ के खड़ा रह गया। सारे काम निपटा के निर्जला अम्मा अपने प्राण त्याग चुकी थी। दादी ने झट से अपना मुखौटा ही बदल लिया। हाय लक्ष्मी, हाय रानी, तू हमें छोड़ के क्यों चली गई? दादी छाती पीट पीट के रो रही थी। बुआ भी चीख रही थी। मेरे भाई बहन मुझसे शहर में चिमटे चिपके हुए थे। अम्मा की दूध विहीन छाती चबाती राधा को यत्र से अलग करके मैं रो पड़ा था। दादी हर आने जाने वाले को रो रो के कथा सुनाती। पिता भी रोए थे। अम्मा के अभाव ने घर को घर नहीं रहने दिया था। बुआ तो कोई काम करती ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो आदत ही नहीं थी। पिता को थोड़ी कमाई में एक बावर्ची रखना ऐसा संभव नहीं था। वैसे भी कोई ऐसा नौकर जो बहू के सिवा हो, ऐसा कैसे मिल सकता था, जो बिना बेले बिना खाए बस खटता रहे। समय से पूर्व ही रीना को ही बड़ा बनना पड़ा। देखते ही देखते मेरी माँ यानी अम्मा की मृत्यु को 6 महीने बीत गए। दादी रोज रोज पिता के नए रिश्ते की बात करती। एक दो रिश्तेदारों से दबी कुचली जबान से मेरी शादी की भी चर्चा की कि लड़का एमएससी कर रहा है, इसी की शादी कर दी जाए। पर मेरे कायर पिता ने माँ की आज्ञा मानने का बहाना करके मुझसे भी छोटी उम्र की एक लड़की से ब्याह कर लिया। मेरा मन विद्रोह कर उठा, लेकिन उस लड़की लगने वाली औरत में ऐसा क्या था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। वह बहुत ही सहजता से हम सबकी माँ बन गई। हम भी उसे माँ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मुझे दादी के साथ साथ पिता से भी तीव्र घृणा होने लगी थी। जब मेरी नज़र नई माँ पे पड़ती, क्या लड़कियों के लिए विवाह हो जाना ही जीवन की सार्थकता होती है? हर बार मैं अपने मन से यही पूछा करता। माँ के मायके में कोई भी नहीं था। विधवा माँ ने 10वीं कक्षा में पढ़ती बेटी का कन्यादान करके निश्चिंता की सांस ले ली थी। मेरी दूसरी माँ भी मेरी अम्मा की तरह ही बिना कोई प्रतिवाद किए सारे अत्याचार सह लेती थी। अम्मा की मृत्यु के बाद घर में मेरा संबंध ना के बराबर रह गया था। पहली बार नई माँ के अधर खुले जब रीना के ब्याह की बात उठी। वह अड़ गई। विवाह नहीं होता तो मत करो, लड़की पढ़ लिख के नौकरी करेगी, ऐसे वैसे कि मैं गले नहीं मढ़ूंगी। पिता सर पटक कर रह गए। दादी ने व्यंग बाढ़ छोड़े, लेकिन माँ शांत रही। मैं योग्य आदमी से ही बेटी का ब्याह करूंगी। माँ की इस जिद में हम सबका सम्मिलित परिश्रम था। अब सारा घर सुखी है। हम सभी भाई बहन पढ़ लिख कर अपनी अपनी जगह में सुख आनंद से थे। नई माँ ही थी वह सूत्र जिसने पिता के मरने के बाद मुझे गांव की तरफ खींचा था। दादी मरी, बुआ मरी, पिता के बुलावे आए, पर मैं गांव नहीं आया। पता नहीं कैसी वितृष्णा से मन भर चुका था। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। पिता के श्राद्ध के दिन पहुंचा था। भरे घर में माँ एक कोने में सहमी सुकड़ी रंग उड़ी तस्वीर जैसी बैठी थी। पूरे 10 साल बाद मैं गांव आया था। उन 10 सालों में माँ ने ना जाने क्या क्या समय ने माँ से छीन लिया था। पिता ने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके लिए। हर आदमी मुझे समझा रहा था, अपना तो कोई है नहीं, एक तुम ही हो। माँ की सहमी आंखें तनी मुद्रा मुझे आश्वस्त कर रही थी। मोहन, घबराओ मत, मुझे कुछ और साल ही बस जीना है। मेहनत मजदूरी करके जी लूंगी। सामीप्य ने माँ की सारी निस्वार्थ सेवाएं याद दिला दी। जन्म नहीं दिया तो क्या, स्नेह तो दिया था। भरपूर स्नेह की गरमाई जिसने छोटे से बड़ा करके हमें सुंदर घर बनाने में सहारा दिया था। पता नहीं किस झोंक में माँ के प्रतिवाद के बाद भी मैं उन्हें अपने साथ ले आया था। नीरा क्या समझेगी, क्या कहेगी, माँ के साथ उसकी निभेगी कि भी नहीं, ये सब सोच सोच कर मैं मन में ही डर रहा था। कभी कभी अपनी ही भावुकता पे खींच भी रहा था। हालांकि विश्वास था कि मेरी माँ मेरी दादी जैसी तो नहीं हो सकती है। अब 1 साल पूरा हो रहा था। माँ ने बड़ी कुशलता से नीरा ही नहीं मेरी बेटियों का भी मन जीत लिया था। शुरू शुरू में कुछ दिन अनकहे तनाव में बीते थे। माँ के आने से पहले ही आया जा चुकी थी और नई आया मिल नहीं रही थी। नौकरों को तो जैसे अकाल ही पड़ चुका हो। नीरा सुबह 9 बजे दफ्तर जाती और शाम को थकी हारी लौटती। अक्सर अत्यधिक थकान के कारण हम आपस में ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन माँ के आई एक स्नेहपूर्ण घर बढ़ गया। बेचारी नीरा आया के नहीं रहने पे परेशान हो जाती थी।
माँ ने नीरा का बोझ बांट लिया। माँ को काम करते देख नीरा लज्जित हो जाती। माँ घर का काम ही नहीं करती बल्कि नीरा के व्यक्तिगत काम भी कर देती। कभी साड़ी इस्त्री कर देती, कभी बटन टाक देती। माँ, आप ये सब क्यों करती है? क्या हुआ बेटी, तुम भी तो सारा दिन खटती रहती हो और मैं तो घर में खाली ही बैठी रहती हूँ। ये सब थोड़े बहुत काम करती हूँ तो मन भी लग जाता है। मैं तुम पे कोई एहसान थोड़ी ना करती हूँ, ये सब काम मेरे ही तो है। नीरा कृतज्ञ हो जाती। माँ, आप पहले क्यों नहीं आई? गले लिपट के लाड में नीरा पूछती और माँ हंस देती। नीरा माँ का कम ख्याल नहीं रखती थी। वह बुनाई की मशीन खरीद लाई थी। मेरे नाराज होने पर हंसकर बोली, माँ का मन भी लगेगा और उनमें आर्थिक निर्भरता भी आ जाएगी। मैं यही सब सोचते सोचते अतीत की भूल भुलैया से वर्तमान में लौटता। नीरा का अंग अंग पुलक रहा था। वह माँ के स्नेह, सेवा और नीरा के अभिजात्य और समर्पित अनुराग का सौरभ था जो मेरे घर आंगन को महका रहा था। कैसे बहुओं की सासों से नहीं पटती? क्या केवल सासें ही बुरी होती हैं? लेकिन मेरी माँ जैसी सास तो बहुत कम होती है, जो बहू की कठिनाइयों को समझती हैं, घावों पे मरहम लगाती हैं और लुटाती है निश्चल स्नेह। रात शुरू हो रही थी। नीरा थकी आराम कुर्सी पे बैठी थी, लेकिन आदतन बातों की सूत काट रही थी। मेरी दोनों बेटियां दादी की देह पे झूल रही थी। दादी जी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? जो मेरी राज दुलारी कहेगी। मैंने माँ को देखा, कैसी शांत निद्वंत वो बच्चों को अनवरत बातों में मुस्कुराती उनकी लच्छियां सुलझा रही थी। मुझे लग रहा था वो मेरी सौतेली माँ नहीं बल्कि मेरी सगी माँ है। मैं माँ से उम्र में बड़ा था, लेकिन आज उम्र में बड़ा होकर भी मैं बौना बड़ा हो गया था। मैंने नीरा को माँ के सामने ही कुर्सी से उठा लिया। लो, संभालो अपनी इस राज दुलारी को। इसे भी कोई कहानी सुना दो। यह कब से मेरा सिर खा रही है। माँ, सिर में भेजा हो तब तो खाऊं ना। नीरा मुस्कुरा दी। माँ की दूध धुली खिलखिलाहट ने हमारा साथ दिया। देखते ही देखते हंसी की घुंघरूओं की झनकार से मेरा घर आंगन महक गया। आप लोगों को हमारी ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।